हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से नए लेक्चर में आप सभी लोगों का। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर पे काफ़ी उसको डिटेल में समझा था। 6 पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझा था। साथ ही साथ हम लोगों ने उसके यूजेस देखे थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे ताकि उस टॉपिक पे हमारा कमांड अच्छे से हो जाए। अब हम लोग आज जो है कॉन्वेक्स मिरर करने वाले हैं इस लेक्चर में। और ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, आप लोगों को मालूम है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये रहा। एक मिनट, इसको हटा दे पहले। ये देखिए, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगों को मालूम होगा कि इसका जो फोकस होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पीछे होता है, यहाँ पे पोल होता है। इस लाइन को आगे कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना? इसमें मात्र दो ही केस होता है। या तो ऑब्जेक्ट को कहीं इन्फिनिटी पे रख लो, कहीं दूर दराज इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख लो, या इन्फिनिटी पे ना रखो तो इन्फिनिटी से लेके और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो। देखो, या तो तुम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखोगे, बहुत दूर बिल्कुल इन्फिनिटी पे, या इन्फिनिटी से लेके और पोल के बीच में कहीं भी रख लो। इमेज मात्र दो ही प्रकार के बनेंगे। इमेज कितने प्रकार के बनेंगे? मात्र दो प्रकार के। कॉनकेव में क्या होता था कि हम लोग 6 केसेस इसलिए बनाते थे क्योंकि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर उधर करते थे तो इमेज का बिहेवियर चेंज हो जाता था। इमेज कहीं पे कुछ और बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट को कहीं रख रहे हैं तो इमेज कुछ और बन रहा है। तो वहां पे हमें टोटल 6 केसेस बनाने पड़े थे, लेकिन यहाँ पे दो ही केस से काम हमारा हो जाएगा। मात्र दो केस हम लोग अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके है ना? तो वही दो केस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और वो देखने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये है आपका पहला केस। क्या? कि आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए इन्फिनिटी पे। आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दीजिए? इन्फिनिटी पे। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को जब आप इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपका इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दिया तो आपका इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में बनेगा, पीछे की तरफ, क्योंकि इसका फोकस जो होता है पीछे होता है। अच्छा, दोनों केस में मिरर के पीछे इमेज बनेगा यानी कि वर्चुअल बनेगा। पीछे बनेगा यानी कि वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। पहले वाले केस में बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज। लेकिन दूसरे वाले केस में थोड़ा सा बड़ा साइज का बनेगा, मतलब कि रहेगा स्मॉल ही, लेकिन अब पॉइंट साइज नहीं रहेगा, स्मॉल साइज का बनेगा। स्मॉल साइज का, डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल साइज। अगर ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़ा है तो इमेज जो है उसका छोटा हो जाएगा। तो यही दो केस हम लोगों को देखना है। ओके है ना? चलिए देखिए, पहला केस देखिए। पहला केस है आपका ये कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ये बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, बहुत दूर रखा होगा, तो रेज हमेशा पैरेलल आएंगे। रेज क्या आएंगे? पैरेलल आएंगे। तो पैरेलल आएंगी, टकराएंगी, तो कैसे पास होगी? ऐसे पास होंगी कि जब उसको पीछे करोगे तो वो फोकस पे ही जाएगी। तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, ये निकल गई, ये वाली रे आई, चूंकि पोल पे नॉर्मल होता है तो ऐसे निकल गई। तो तीनों को जब तुम पीछे लेकर जाओगे, इस वाले को पीछे लेकर जाओगे, इस वाले को पीछे लेकर जाओगे, तो ये फोकस पे ही मिलेगी। तो यानी कि हमारा जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, यानी बहुत ही छोटा बनेगा पॉइंट साइज, और वर्चुअल बनेगा क्योंकि पीछे की तरफ बन रहा है। वास्तव में तो रेज यहां मिल नहीं रही हैं, हम जब मान रहे हैं कि हम जब पीछे लेकर जाएंगे तो यहां मिल जाएगी, तो इसीलिए वर्चुअल बनेगा। ठीक है ना? और सीधा बनेगा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, दूसरा कंडीशन, पोल और इन्फिनिटी।
के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ये आपका ऊपर वाला पार्ट ए है, नीचे वाला पार्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया। अब बी को तो छोड़ो, ए से दो रे ले लो। पहला रे आपने ये लिया, देखिए पैरेलल लिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा कि उसको जब पीछे करोगे तो वो फोकस से पास हो, ऐसे ही तो जाएगा रे। तो यानी कि ऐसे हम निकाल दिए। दूसरा रे हमने क्या किया कि डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मारा, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मारा, देखिए ये वाली, तो ये रे इसी पे बैक हो जाएगी। आपको और चाहिए तो क्या करो कि एक रे यहां पोल पे डाल लो। तो आपने देखा ये दोनों रे जो हैं वो यहां के कट की। पोल वाली रे भी जो है जब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए ये निकलेगी, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको जब पीछे लेकर जाओगे तो ये भी यहीं से कट करेगी। मतलब ए पॉइंट आपका यहां बनेगा और बी पॉइंट तो यहां बनेगा ही बनेगा। देख रहे हैं कितना छोटा इमेज बन रहा है, बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है ना। यहाँ पे ए ऊपर बी नीचे, मतलब बन तो सीधा रहा है लेकिन बन कैसा रहा है? बहुत छोटा। तो यानी कि इमेज जो बनेगा वो छोटा बनेगा और वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। ओके, तो इसीलिए हमने लिखा है उधर कि डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब स्मॉल साइज का बनेगा, और पीछे बन रहा है तो वर्चुअल बनेगा, और आप देख ही रहे हैं कि सीधा बन रहा है। ठीक, तो ये बातें आप याद रखिएगा। ये जो चीजें यहां पे हैं, बस यही दो केस आपको याद रखना है कि इन्फिनिटी पे रख दोगे तो इमेज फोकस पे बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दोगे तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पोल और फोकस के बीच में ही तो बना है, इन्हीं के बीच में हमेशा इमेज बनेगा, हमेशा इसी के बीच में बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। और स्मॉल साइज का बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, और दोनों केसेस में वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। प्लेन मिरर में जैसे वर्चुअल और सीधा बनता है ना, वैसे ही। लेकिन प्लेन मिरर में सेम साइज का बनता है, यहां पे वैसी बात नहीं है, यहां पे छोटे साइज का बनेगा। ठीक है, इसी कारण से छोटा इमेज बनाता है ये बड़े बड़े चीजों का। बड़ी जैसे कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत बड़ा पेड़ है, उसको क्या करेगा? उसके सामने कॉन्वेक्स मिरर लेकर जाओ, पूरे इतने बड़े का वो छोटा सा इमेज बना कर दे देगा। इसी कारण से इसको हम लोग रियर मिरर में यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में। तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जैसे कार, ट्रक्स, बसेस, जो कि हम लोग पीछे अपना देखने के लिए जो शीशा लगा होता है ना, वो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सीधा बना रहा है। कॉनकेव यूज कर लोगे तो क्या होगा बताओ? एक तो कॉनकेव में रियल बनता है, कॉनकेव में क्या बनता है? रियल बनता है। कहने का मतलब ये है कि इमेज जो है वो आपके मिरर के अंदर नहीं बनता है बल्कि मिरर के सामने बनता है, तो कॉनकेव तो यूज करोगे नहीं। प्लेन क्यों नहीं यूज करते हम? क्योंकि प्लेन में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज दिखाई देगा। पीछे से ट्रक आ रही है, आपको समझ ही में नहीं आएगा, इतना बड़ा ट्रक है वो, अगर ट्रक का एक चक्का भर उतना ही दिखाई देगा उसको, उससे ज्यादा नहीं दिखाई देगा प्लेन मिरर में, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है कॉन्वेक्स का, क्योंकि एक तो सीधा बनाएगा और दूसरा बड़ी बड़ी फील्ड का, मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट का ये छोटा सा इमेज बना देगा, या बहुत बड़ी जगह का ये छोटा सा इमेज बना देगा। इट प्रोड्यूस ए स्मॉल इमेज एंड कवर वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। बहुत बड़ी बड़ी व्यू का, बहुत बड़ी बड़ी व्यू का, बहुत बड़ी चीज हो उसका एक छोटा सा इमेज बना देगा। ठीक है ना, और हमारे ड्राइवर को आसानी होगी, वो देख लेगा बहुत दूर से ही कि हाँ वहां से ट्रक आ रही है, इतना छोटा उसके में ट्रक बन के आता है। आप लोग गाड़ी चलाए होंगे या गाड़ी के शीशे में देखिएगा कि अगर पीछे से ट्रक आ रही है तो आपको इतना छोटा ट्रक दिखाई देगा। ठीक है ना, तो आसानी से दिख जाएगा जो भी चीजें होंगी। इसी कारण से कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज हम लोग शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, यानी कि दुकानों की देखभाल के लिए, या कोई बहुत बड़ी एरिया है उसको हम एक जगह बैठे बैठे उस पूरे एरिया पर निगरानी रखें, उसके लिए यूज करते थे पहले के समय में। अब तो सीसीटीवी आ गया है। क्या होता है कि दुकानों में एक किनारे एक थोड़े से बड़े साइज का कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया तो पूरा का पूरा दुकान अब वहां तुम देख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वो पूरे के पूरे दुकान का व्यू जो है वो छोटे में दिखाई देगा।
ओके, तो इसलिए ये सिक्योरिटी के रूप में भी पहले यूज होता था, लेकिन सबसे मेन तो यूज इसका यही है, और इस बात का याद रखिएगा दिमाग में। ओके, एक दो क्वेश्चन है, जरा कर लेते हैं, फिर एक छोटी सी बात भी है, वो भी आप लोगों से करना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। कह रहा है कि नो मैटर, कोई बात नहीं कि आप मिरर के सामने कहां खड़े हो, नो मैटर हाउ फार, कितनी दूर पर आप खड़े हो, इससे मतलब नहीं है। वो जो मिरर है, अब मिरर कोई भी हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हारा इमेज है वो हमेशा सीधा दिखाई देगा, हमेशा सीधा। तो मिरर कौन कौन सा हो सकता है, प्लेन मिरर, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्लेन मिरर। अब सिर्फ प्लेन मिरर को देखकर टिक मत कर देना कि हाँ प्लेन मिरर में सिर्फ हमें सीधा इमेज दिखाई देता है, आगे भी बढ़ो, आगे देखो कहीं कुछ और मिल जाए। कॉनकेव मिरर, नहीं, कॉनकेव में तो उल्टा भी हमें दिखाई देता है, 5 केस होते हैं जिसमें उल्टा दिखाई देता है, नहीं। कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स में दिखाई देता है। तो आइदर प्लेन या कॉन्वेक्स, हाँ ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि या तो प्लेन में या कॉन्वेक्स में, दोनों में हमें हमेशा सीधा इमेज दिखाई देगा। प्लेन मिरर में भी अपना चेहरा देखते हैं तो सीधा दिखाई देता है, और कॉन्वेक्स में भी जो 2 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स में, उसमें भी दोनों केसेस में हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कई बार तो लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर देखते हैं, पहले वाला टिक मारते हैं, चलो आगे। अरे भैया पूरा पढ़ लो, तुम्हें अगर आंसर पहले पार्ट में मिल भी जाए ना, तब भी तीनों ऑप्शन जरूर पढ़ना, बात ध्यान रखना ये बात। दूसरा देखो, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज। ऐसे मिरर का नाम बताओ जो कि तुम्हें इरेक्ट यानी सीधा दे, और इनलार्ज्ड दे मतलब बड़ा दे, इमेज जो दे वो क्या दे, सीधा दे और बड़े साइज का दे। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर, ना ना, प्लेन मिरर तो सेम साइज का देता है, सीधा तो देता है, सीधा तो देगा लेकिन सेम साइज का इमेज देगा ना, इनलार्ज तो नहीं देगा। कॉन्वेक्स मिरर, नहीं, ये भी सीधा देता है लेकिन छोटे साइज का इमेज देता है। क्या कॉनकेव मिरर हो सकता है, हाँ कॉनकेव मिरर है, और कौन सा केस, वो छठा वाला केस, सबसे लास्ट वाला केस जो होता है, जिसमें कि इमेज जो है पीछे की तरफ बनता था, वर्चुअल बनता था, बड़े साइज का बनता था और सीधा बनता था, याद है ना, छठा वाला केस। कौन सा केस, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे, ठीक है ना, कॉनकेव में, और इमेज जो है सो कहीं यहां पे बड़े साइज का बनता था पीछे की तरफ। प्लेन एंड कॉनकेव, नहीं प्लेन में तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव में ये काम होता है। तो मतलब ऐसे सवाल इसमें, मतलब ये समझिए कि सैकड़ों सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप या सब्जेक्टिव टाइप, कैसे भी सवाल सैकड़ों बनाए जा सकते हैं। पॉइंट इज दिस कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर, सारी चीजें आपको आती हैं। अब एक जरा बात सुनिए, इस समय क्या है, अच्छा नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं कि साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ने वाले हैं। साइन कन्वेंशन मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि ब्रह्मास्त्र है, वो हमेशा काम आएगा। कई बार बच्चे प्लस माइनस में गलती करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगा। और उसके बाद मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, मिरर फॉर्मूला आप लोगों को शायद पहले से भी मालूम हो, और उस पर सवाल भी करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास की चीजें हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूं कि अभी क्या है कि अभी जो क्लास 10th है 2021 से 22 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, 22 वाले, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो इनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर हम लोग इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ वही चीज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं जो कि एमसीक्यू टाइप के ही क्वेश्चंस में आए। मैंने कहा जैसे, तो जैसे सर आपने बताया है कि प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है, तो ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव तो हो नहीं रहा कि वो पूछेंगे कि प्लेन मिरर बनाने का प्रोसीजर लिखो, तो फिर वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, आप जैसे ज्ञानी बाबाओं लोग के लिए मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। आप लोग ज्ञानी ही हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, ठीक है ना, आप लोग पहली बार तो 10th पढ़ने आए हो और अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हो। हम लोग यार
10th पास किए हैं, उसके बाद 4-5 साल मतलब कि हम लोगों ने बच्चों को देखा है, पढ़ाया है, तो मतलब हम लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और आप इस समय क्लास 10th में आए हो और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, और भी उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। खैर मैं उस मैटर पर बात नहीं कर रहा। मेरा कहना यह है कि सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, इवन प्रूविंग ही क्यों ना हो, उससे भी एमसीक्यू के सवाल बनाए जा सकते हैं। पहली बात, चाहे प्रूविंग ही क्यों ना हो। आप कहोगे कि प्रूविंग से कैसे बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, वही तो कह रहा हूं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हमें है, हम जानते हैं कैसे बनाया जा सकता है। तो प्रूविंग से बनाया जा सकता है। आपको लगे कि नहीं ये तो 100% सब्जेक्टिव वाला ही है, उससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस किसी भी छोटे टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस समय कुछ टॉपिक को निग्लेक्ट कर दोगे, मान के चलो आप सोच रहे हो कि यार इस बार तो कोरोना के कारण हमें बाहर है, हम ऐसा करते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेंगे और ऐसे शॉर्टकट में पढ़ लेंगे जिससे हमारा एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, आप कर भी सकते हो सकता है आपके 100% में से 80% नंबर भी आ जाएं, क्योंकि 10th क्लास में नंबर लाना हलवा काम है, ठीक है ना। लेकिन जब आप ऊपर बढ़ोगे, आगे जाओगे, वही टॉपिक फिर से रिपीट होगा, तब क्या करोगे? तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, या तो पढ़ना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्टकट रास्ता इस समय बहुत ज्यादा स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस समय शॉर्टकट रास्ते पे चल रहे हैं और चाहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, कहीं से उन लोगों को नोट्स मिल जाए, कहीं से उनको ऐसी चीज मिल जाए कि हम उसमें से 50 क्वेश्चन कर ले तो 10 पक्का आ जाए, गेस पेपर टाइप मिल जाए। ऐसी चीजें आज के समय में स्टूडेंट बहुत कर रहे हैं। ये चीजें करने वाले लोग ही आगे जाके बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने की आदत नहीं होती है, और मेहनत करने की आदत आप में नहीं होगी, आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढोगे तो आगे तो आपको परेशानी होनी ही होनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ने के जो 3 स्टेप हैं उनको फॉलो हमेशा कीजिए। प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, जो टीचर आपको पढ़ा दे उसको रिवाइज कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, बुक पढ़िए उसका नोट्स बनाइए। दूसरा स्टेप है कि आपको उसको याद कीजिए, अपने लैंग्वेज में याद कीजिए, अपने देसी भाषा में याद कर लीजिए, किताब की भाषा में भी दिमाग में रखिए ताकि एग्जाम में लिख सकें। तीसरा स्टेप होता है कि उन सारे कंसेप्ट्स का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है ना, अपना कुछ इनोवेशन कीजिए, कुछ सोचिए, कुछ करिए, कुछ अलग अलग चीजें पढ़िए। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब तो मैं ऐसा भी देख रहा हूं कि कई सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर हैं जो कि पीडीएफ बना के और नोट्स देते हैं। पीडीएफ बनाए हैं, उन्होंने नोट्स दे रहे हैं। देखो, एक दो दे देना अच्छी बात है, आपको एक किसी ने दे दिया कि देखो बेटा ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं, आप बना लो। वो लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं। अब बच्चे और ज्यादा मस्ती में, अब बच्चों को क्या है, पढ़ा भी दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी उधर से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, एमसीक्यू टाइप, हर कोई करवाता है, और नोट्स भी दे रहे हैं। मतलब बच्चे को अब सिर्फ क्या करना है, बेड पे लेट जाना है और वीडियो को देखते रहना है। तो कहीं ना कहीं गलती एक सिस्टम की भी है, वो लोग भी चाहते हैं कि आप आलसी बनो और आप तो आलसी हो ही, ठीक है ना। तो गलती उनकी भी थोड़ी सी है और आपकी भी है। तो जो भी ऐसे टीचर हैं जो कि पूरा का पूरा नोट्स ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड मत करवाइए, थोड़ा बहुत बताइए, थोड़ा बहुत ये बताइए कि हाँ ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं शॉर्ट्स। ये बच्चों का काम है, बच्चों को कहिए कि आप नोट्स बनाओ, हम आपको सिखाएंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। और बच्चे खुद से पढ़ें, खुद से दिमाग लगाकर नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिवाइज करें, ठीक है ना। एक बार रिवीजन आप करा दे रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मतलब कि ऐसी चीजें आप खुद सोचिए ना, ये आपका नुकसान हो रहा है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपका दिमाग का जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी चीजों से बचो, ठीक है ना। जो पढ़ने का जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करो, वरना अभी तो 10th क्लास में क्या है यार, थोड़ा बहुत सिलेबस है, 2.5 से 3 महीने अगर सीरियसली पढ़ा दिया जाए तो पूरा 10th खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां तो कुछ है नहीं, असली मजा आएगा जब 11th 12th में पहुंचोगे।
उससे भी ज्यादा मजा आएगा जब कॉलेज में पहुंचोगे। ठीक है, अभी से 10 गुना सिलेबस आपको 11 12 में पढ़ना है, 11 12 से 5 गुना सिलेबस आपको कॉलेज में पढ़ना है, तब क्या होगा? तो वहां पे फिर वही बात हो जाती है कि इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और मच्छर माछी मार रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, शॉर्टकट रास्ता कभी मत ढूंढिएगा। शॉर्टकट रास्ता जो है ना वो पढ़ने के लिए नहीं होता, पढ़ाई के लिए शॉर्टकट रास्ता कभी नहीं ढूंढना चाहिए। पढ़ने का जो स्टेप है, जो प्रोसीजर है, उसी को फॉलो कीजिए, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में। अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मत मारिए, ठीक है? चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, और ये जरूरी भी था आपको बताना कि चाहे एग्जाम का टाइप कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़िए, ठीक है ना? मैथ साइंस में तो सब कुछ जरूर ही पढ़िए। हाँ, अगर आपको आगे चल के एसएसटी से नहीं लेना देना, जैसे 10th के बाद तो एसएसटी छूट जाती है, तो एसएसटी में वो सारे चैप्टर छोड़ दीजिए, एसएसटी में वो टॉपिक छोड़ दीजिए जो एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन मैथ साइंस में मत छोड़िए। मैथ साइंस में सब कुछ कीजिए, सब कुछ पढ़िए, एग्जाम के समय में जितना सिलेबस आ रहा है बस उतना रिवाइज कर लीजिए। क्या बात समझ में आ गई? अभी तो बहुत टाइम है, टाइम नहीं होता तो शॉर्टकट हम लोग करते, कुछ जो सिलेबस आने वाला है उसी में कुछ हेर फेर करते और आपको कम समय में ज्यादा करवाते, लेकिन अभी तो टाइम है यार, जब टाइम है तो क्यों शॉर्टकट जाना? और शॉर्टकट जाना तो सबसे बड़ी मूर्खता होती है, ठीक है ना? सिचुएशन ऐसी हो तो जाया भी जा सकता है। अगर सिचुएशन है कि सीबीएसई वालों ने कह दिया कि 1 महीने के बाद आपका पेपर होगा, तब हम लोग शॉर्टकट कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा तो वो करेंगे नहीं, तो फिर क्यों शॉर्टकट लेना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेन मिरर, सॉरी, स्पेरिकल मिरर के मैग्निफिकेशन को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद आपका ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू होगा। ठीक है, चलिए, बाय, जय हिंद।